दोस्तों, जातिवाद जनगणना को लेकर मची हुई श्रेय लेने की होड़ के बीच भाजपा ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस सिर्फ सत्ता के लिए सामाजिक न्याय का भंग रचती है। राहुल गांधी सामाजिक न्याय के विरोधी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कई तथ्यों को सामने रखते हुए जातिवाद जनगणना के निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है और कहा कि 2011 में तत्कालीन यूपीए सरकार जातिवाद जनगणना की घोषणा करके अपने ही निर्णय से पीछे हट गई थी। वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने यह दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जातिवाद जनगणना पर एक उप समिति बनाने का वादा किया था, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। जबकि सुषमा स्वराज ने भाजपा की ओर से तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी को जातिवाद जनगणना का समर्थन करते हुए पत्र लिखा था। उनकी ओर से पत्र भी साझा किया गया और उस वक्त प्रणब मुखर्जी की ओर से पत्र लिखकर भाजपा का विचार मांगा गया था। लेकिन दोस्तों, सत्तारूढ़ पार्टी के ओबीसी चेहरे जो कि प्रधान ने जातिवाद गणना के निर्णय को देश के प्रगति, वंचितों के अधिकार और सामाजिक न्याय की दिशा में मोदी सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर देश की जनता ने सच्ची नीयत और खोखले नारों के बीच फर्क को स्पष्टता रूप से देख लिया है। जब लंबे समय तक केंद्र और राज्य में कांग्रेस सत्ता में थी, तब उन्होंने सामाजिक न्याय की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आज जब जनगणना और सामाजिक सर्वेक्षण की बात हो रही है, तो वो भ्रम फैला रहे हैं। उनके बनाए हुए सर्वेक्षण में जातीय विवरण स्पष्ट नहीं थे। इससे ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस के पास ना तो इच्छा शक्ति थी, ना ही सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता थी। प्रधान ने कहा कि मोदी सरकार ने ये निर्णय अचानक नहीं लिया गया है, बल्कि पिछले 11 वर्षों से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की नीति का ये तरकीब और सैद्धांतिक विस्तार है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति हमेशा उनके शासक, परिवार और सत्ता के इर्द गिर्द घूमती रही है। जब भी पिछड़े वर्गों के अधिकार की बात उठती है तो असहज हो गए, क्योंकि उन्हें कभी भी सामाजिक न्याय की परवाह नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने काका कलेकर समिति और मंडल आयोग की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की। प्रधान ने कहा कि कांग्रेस के विपरीत भाजपा सामाजिक न्याय के एजेंडे पर चलती है। उधर केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आरक्षण नीतियों में हेराफेरी करके और मुस्लिम आबादी को पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल करके ऐतिहासिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों को कमजोर किया है। कांग्रेस ने रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करने और उनको विरोध केवल उनके एससी और एसटी पृष्ठभूमि के कारण किया गया। ऐसे ही दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने जनगणना के साथ जाति गणना को भी मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी की प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा सांसद अखिलेश यादव ने मोदी सरकार के जातीय जनगणना कराने वाले फैसले का स्वागत किया है और इसका क्रेडिट सपा चीफ अखिलेश यादव को दिया है। दरअसल दोस्तों, सपा सांसद अफजल अंसारी ने केंद्र सरकार के जातीय जनगणना के फैसले पर कहा कि हम जातीय जनगणना के सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। जातिगत जनगणना को लेकर सबसे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मांग रखी, जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से कल्याणकारी योजना बने। कुछ लोग अपनी चालाकी से सारे संसाधनों पर कब्जा करके बैठ गए और कुछ लोग सिर्फ तमाशा बनकर खड़े रहे। हिस्सा ना मिले, ये तो गलत है। इसीलिए जातिगत आधार पर जनगणना स्वागत योग्य है। इसके साथ ही सपा सांसद ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा कि पहलगाम में आतंकवादियों ने मासूम पर्यटकों की जघन्य हत्या की। आतंकवादियों ने अपनी घातक योजना के तहत नाम और धर्म पूछकर हत्या की। कश्मीर का एक स्थानीय नागरिक जो आतंकवादियों और पर्यटकों के बीच ढाल बनकर खड़ा हुआ और जान गंवा बैठा। स्थानीय कश्मीरियों ने पर्यटकों को सुरक्षित बचने में मदद की। उन्होंने कहा कि बड़ा सवाल यह है कि सरकार ने बार बार कहा था कि कश्मीर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये इंटेलिजेंस का बड़ा फेलियर है कि आतंकवादियों ने इतनी बड़ी घटना की जहां 2000 पर्यटक थे, वहां एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं था। इस सवाल को लेकर पूरा देश में अभी व्याकुलता है। सपा सांसद ने कहा कि पुलवामा की घटना में ठीक ऐसा ही हुआ था। पुलवामा की घटना अभी भी रहस्यमय है, उसका सच सामने नहीं आया,
यह बहुत बड़ी जवाबदेही बात है। हमारे सुरक्षा तंत्र की, गृह मंत्रालय की पहलगाम की घटना के बाद पीएम पटना में चुनाव रैली कर रहे थे। ऐसी स्थिति में देश में बहुत गुस्सा और चिंता है। सपा सांसद ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि जातीय जनगणना का फैसला सिगोपा तो नहीं, और पहलगाम की खबर उनको जो पटल से हटाने के लिए यह फैसला बस सिगोपा ना हो। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से होनी चाहिए। और वहीं अपने भाई मुस्कार अंसारी की मौत को लेकर परिजनों की सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के सवाल पर अफजाल अंसारी ने कहा कि हमने अभी कोर्ट के आदेश को पढ़ा नहीं है। हमारे वकीलों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की जांच के लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। परिजनों को यकीन है कि मुख्तार की जहर देकर हत्या की गई है। हमारी लीगल टीम इसका अध्ययन करेगी, जरूरत पड़ने पर हम भी हाई कोर्ट जाएंगे। इधर दोस्तों, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि जातिगत गणना को लेकर सरकार का निर्णय राहुल गांधी के दबाव का नतीजा है। उन्होंने ये भी कहा कि देश ने देख लिया है कि जब कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष कोई फैसला ठान लेते हैं तो केंद्र सरकार का झुकना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि जातिगत गणना वैज्ञानिक, विस्तृत और पारदर्शी तरीके से की जानी चाहिए, जैसा कि तेलंगाना में किया गया है। पायलट ने पीटीआई वीडियो से बातचीत में कहा, जातिगत गणना को सतही ढंग से नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि राहुल गांधी लंबे समय से इस मुद्दे को उठाते रहे, लेकिन भाजपा और सरकार इसका विरोध ये कहते हुए करती रही कि ये देश के हित में नहीं है और इससे देश का बंटवारा होगा। दोस्तों, राहुल गांधी और कांग्रेस के दबाव के कारण अचानक सरकार ने ये फैसला बदल ली है। उन्होंने कहा कि पूरा देश गवाह है कि जब कांग्रेस और राहुल गांधी कुछ ठान लेते हैं तो सरकार को वो पड़ना ही पड़ता है। उन्होंने कहा, जो लोग पहले राहुल जी का विरोध कर रहे थे, अब उन्हें भी समझ में आ गया है कि लोकतंत्र की ताकत सर्वोपरि होती है। कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेडलाइन देने के लिए मास्टर है, लेकिन डेडलाइन नहीं दे देते, और उन्होंने सरकार की जातिगत गणना के फैसले को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई की मांग से ध्यान भटकाने की रणनीति करार दिया। केंद्र सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि आगामी जनगणना में जाति संबंधी आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे। ये आज़ादी के बाद पहली बार होगा जब जनगणना में जाति का विवरण शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की गोलाबंदी और 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के पीटीए की कार्ड के तौर पर इस फैसले को दिखा जा रहा है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार ने जाति जनगणना का फैसला लेकर विपक्षियों का ब्रह्मास्त्र छीन लिया है। जिस जातीय जनगणना को राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के लिए सबसे अहम मुद्दा बना दिया था और विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ भी इसे अपनी नैरेटिव में सेंट्रल थीम बना दिया था, उसी मुद्दे को प्रधानमंत्री ने एक झटके में ही जमीन पर ला दिया। विपक्षी दल अब भी इसे अपनी जीत बता रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि उनका इस मुद्दे पर जबरदस्त दबाव काम आया और ये कांग्रेस की जीत थी, तो अखिलेश यादव ने इसे 90% पीटीए के दबाव में 100% सफलता करार दी है। दरअसल दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार बीजेपी ने अचानक ये फैसला क्यों और कैसे लिया। क्या बीजेपी ने 2027 के यूपी चुनाव और 2025 के बिहार चुनाव में पिछड़ी जातियों की गोलाबंदी को भांप कर ये फैसला लिया है? इस बात पर सभी सहमत है कि बीजेपी का लोकसभा चुनाव में सीट घटकर 240 पहुंच जाना इस फैसले की सबसे बड़ी वजह है। राम मंदिर के उद्घाटन के बावजूद आरक्षण खत्म होने के विपक्ष के नैरेटिव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बना बनाया खेल खराब कर दिया था। इसीलिए बीजेपी ने वक्त रहते ही कोर्स करेक्शन करने की कोशिश की है। ये माना जा रहा है कि कैबिनेट में फैसले से एक दिन पहले ही संघ प्रमुख से मुलाकात के बाद इस पर आखिर मोहर लग गई है। इस फैसले की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान से तनाव के बीच ये फैसला क्यों? माना जा रहा है कि राष्ट्रवाद के इस माहौल में बीजेपी दलित और ओबीसी के किसी मुद्दे को विपक्ष के हाथ में नहीं जाने देना चाहती। यही वजह है कि मंडल और कमंडल दोनों ही भाजपा अपने हाथ में चाहती है। 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन ने ही पार्टी को 240 पर पहुंचा दिया था।
ऐसे में बिहार और यूपी विधानसभा के आगामी चुनाव विपक्ष के हाथ से पूरी तरह से निकल जाए, ये बीजेपी की सबसे बड़ी कोशिश दिखाई देती है। दोस्तों, वर्ष 1965 में पाकिस्तानी हमले के खिलाफ देशवासियों को एकजुट करने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक वक्त का भोजन त्याग के साथ साथ जय जवान जय किसान का अमर नारा दिया था। लेकिन पहलगाम में पाकिस्तानी हमले के बाद पक्ष विपक्ष के नेता धर्म और जाति के वोट बैंक की सियासत में मग्न है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अप्रैल 2021 में और जनगणना में 2021 के जनगणना में जातियों का डाटा इकट्ठा करने की बात करके सरकार से कही थी। लेकिन जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि जातिगत जनगणना कराने का कोई इरादा नहीं है। उसके बाद नवंबर 2023 में विकसित भारत की संकल्प यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब, महिला, किसान और युवा 4 जातियों का जिक्र किया था। प्रवासी श्रमिकों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने भारत में गरीबी को बढ़ती आबादी पर हैरान जताई है। अंग्रेजी ने फूट डालो और राज करो की नीति से भारत में धर्म और जातियों के विभाजन को बढ़ावा दिया था। साल 1901 में जनगणना में 1900 या 1646 और साल 1931 की जनगणना में कुल मिलाकर 4147 जातियाँ और उनकी संख्या जताई गई थी। साल 1931 के जनगणना के अनुसार 52.4% ओबीसी, 22.6% अनुसूचित जाति और जनजाति, 17.6% अगड़ी जातियाँ और 16.2% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट अविभाजित भारत के 50 साल पुराने इन्हीं आंकड़ों पर आधारित थी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। ये नारे इस नारे से वोट बैंक की फसल अच्छी करती है। इसीलिए जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सभी दलों के नेता उत्साहपूर्ण तरीके से सहमत है। यूपीए सरकार ने दोस्तों केंद्र दौरान साल 2011 में जनगणना के बाद सामाजिक और आर्थिक नजरिए से जातियों की गणना हुई थी। कई रिपोर्ट के अनुसार उस सर्वे में 46 लाख से ज़्यादा जातियों का विवरण था। इसीलिए वो रिपोर्ट पूरे तौर पर कभी प्रकाशित ही नहीं हुई। जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय लिस्ट में लगभग 2633 जबकि राज्यों में लगभग 3651 ओबीसी जातियां शामिल हैं। केंद्र सरकार मोबाइल और ऐप के माध्यम से डिजिटल जनगणना कराने का दावा कर रही है। 2011 की जनगणना में लगभग 25 लाख सरकारी शिक्षक और कर्मियों की ड्यूटी के साथ लगभग 2200 करोड़ रुपए का खर्च हुए थे। साल 2019 में जनगणना के मदद में लगभग 8,754 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान था, जो अब बढ़ गया होगा। उसके बावजूद 2025 और 2026 के बजट में जनगणना के मदद से जनगणना के मद में केंद्र सरकार ने सिर्फ 574 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। 16वीं जनगणना के लिए निर्धारित फॉर्म में 20वां नया कॉलम बढ़ाने और 2011 की अप्रतिशत रिपोर्ट की गलतियां से बचने के लिए केंद्र सरकार को राज्य के साथ मिलकर जातियां और उपजातियां की लिस्ट को अंतिम रूप देना चाहिए। इसी प्रक्रिया में विपक्ष शासित राज्यों से समुचित विषम और से जाति उनके नाम पर सामाजिक असंतोष को भड़काने वाली ताकतों को नियंत्रित रखना बड़ी चुनौती होगी। दोस्तों, मुस्लिम समुदाय के लोगों को EWS के साथ कई राज्यों में ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलता है। जनगणना में मुस्लिम समुदाय में जातियों के सर्वे पर भी कानूनी विवाद हो सकते हैं। सरकार की तरफ से सशक्तिकरण और समावेशी विकास के ये दावा किए जा रहे हैं, पर इसे सफल बनाने के लिए सरकार को 4 बड़ी सार्वजनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पहला, संविधान में आबादी के अनुसार विधायकों और सांसदों की सीट का निर्धारण होता है, जिसे परिसीमन कहते हैं। दक्षिण के राज्य में 1971 की पुरानी आबादी के अनुसार परिसीमन की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। परिसीमन पर क्षेत्र और भाषा के आधार पर विवाद को रोकने के लिए सरकार जनगणना के फैसले को टाल रही है। उस फॉर्मूले के अनुसार जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने में भी विलंब हो सकता है। दूसरा, संविधान के 106वें संशोधन से विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट का आरक्षण मिला था। सुप्रीम कोर्ट की महिला जज और संभावित आगामी चीफ जस्टिस बीबी नागरन ने महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की मांग दोहराई है। सरकारी दावों के अनुसार यदि 2026 में जनगणना पूरी हो गई
तो 2029 के बाद 2029 के आम चुनाव में महिला आरक्षण लागू करने का दबाव बढ़ेगा। अब जातीय जनगणना की नई गूगलिंग के बाद महिला आरक्षण में भी जातिगत आरक्षण की मांग बढ़ सकती है। ऐसा होने पर संविधान में नए सिर से संशोधन करना होगा। तीसरा, संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार जनगणना का विषय केंद्र सरकार के अधीन आता है। आज़ादी के बाद साल 1951 की पहली जनगणना में अनुसूचित जाति और जनजातियों का ही विवरण लिया गया था। उसके बाद साल 1961 में राज्य सरकारों को ओबीसी जातियों के सर्वेक्षण की इजाज़त मिली थी। बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए सामाजिक आर्थिक सर्वे की आड़ में जातिगत जनगणना की, जिसके लिए संविधान में इजाज़त नहीं है। भविष्य में ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए केंद्र सरकार कानून में बदलाव की पहल कर सकती है। चौथा, संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, भाषा और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव वर्जित है, लेकिन शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक पिछड़पन के अपवाद के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है। जाति के आधार पर आरक्षण को सरकारी मान्यता मिलने से संविधान में समानता के मौलिक अधिकार का संस्थागत और संगठित उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इंदिरा साहिनी फैसले में आरक्षण की अधिकतम सीमा को 50% निर्धारित किया गया था। जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के लिए सरकार और विपक्ष संविधान संशोधन पर सहमत हो सकते हैं, जिससे मुकदमेबाजी भी बढ़ेगी। ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों से बड़ी संविधान पीठ का गठन करना होगा, जिसका फैसला केशवानंद भारती मामले से भी ज़्यादा ऐतिहासिक हो सकता है। क्या बिहार चुनाव के पहले जाति गणना का घोषणा पर प्रशासनिक तौर पर असर होगा या ये आगे खिसक सकता है? जाति गणना की सियासत से विभाजक शक्तियों प्रबल होगी, जिससे गरीबी और असमानता का संकट बढ़ने के साथ टेक और एआई के युग में भारत अपनी जनसंख्या के लाभ से वंचित रह सकता है। देश में अब तक कुल मिलाकर 8 बार जातीय जनगणना हुई है। 1872 से 1971 के बीच 7 बार ब्रिटिश काल में और 1 बार 2011 में आज़ाद भारत में। हालांकि 2011 की जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। जातीय जनगणना की घोषणा के साथ ही सरकार ने इसके क्रियान्वयन की रूपरेखा बनानी भी शुरू कर दी है। वर्ष 2011 की जातीय गणना में जो गलती हुई थी, केंद्र सरकार इस बार उसे दोहराना नहीं चाहती। तब सरकार ने जातियों की पहले जो कोई सूची नहीं बनाई थी, जिसने अपनी जो भी जाति बताई उसे ही दर्ज करते गए। नतीजा ये हुआ कि 46 लाख से भी ज़्यादा जातियाँ दर्ज हो गई। इस बार सरकार 1931 में गिनी गई करीब 4000 जातियों और उपजातियों के आधार पर उनको बनाकर पहले से ही सूची तैयार करेगी। SC, ST और OBC आयोग की मदद से सूची तैयार की जाएगी। फिर कर्मचारी यही सूची लेकर घर घर जाएंगे और इसमें दर्ज जातियों में से ही जाति पूछेंगे। जनगणना महासंपत्ति आयोग जो बजट भी बढ़ाने की संभावना है, जो इस साल घटकर 574.80 करोड़ रुपया रह गया था। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, 2011 की सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना पर 4399 करोड़ खर्च हुए थे। केंद्र ने 2019 में जनगणना के लिए 8754 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। इसके अलावा 3941 करोड़ रुपए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अपडेट करने के लिए रखे गए थे। फिर 2020 और 2021 के बजट में जनगणना, सर्वे और सांख्यिकी जुटाने के लिए 4278 करोड़ रुपए और डिजिटल सेंसस के लिए 3768 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इस मद में मांग 2022 और 2023 में घटकर 552 करोड़ रुपए रह गई। जनगणना में देरी होती गई और बजट भी घटता गया। दोस्तों, 2011 में गाँव में जातीय जनगणना ग्रामीण विकास मंत्रालय ने और शहरों में आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने की। जातीय जनगणना महासंपत्ति ने की। गणना कर्मियों ने घर घर जाकर सामाजिक, आर्थिक और पिरामिड्स पर डेटा जुटाया। इसमें शिक्षा, आय, व्यवसाय, घर की स्थिति और हेल्थलाइन डिवाइस पर भी जातीय दर दर्ज किया। सामाजिक आर्थिक स्थिति के निर्धारण के लिए कई मानक तय किए गए। कार रखने वाले, मशीन उपकरण से खेती करने वाले या सरकारी नौकरी करने वाले परिवार को सरकारी फायदा से अलग रखने की श्रेणी रखा गया। वंचित परिवारों की श्रेणी में सिंगल रूम वाले, कच्ची दीवारें वाले या महिला की आय पर
आश्रित परिवारों को रखा गया। ये जातीय जनगणना देश के 640 जिले में की गई। करीब 24 लाख ब्लॉक में जनगणना कर्मी पहुंचे। जातीय जनगणना की ये कवायद 2011 में शुरू होकर 2016 में समाप्त हुई। आपको बताना चाहूँगा कि 1872 की पहली जातीय जनगणना में 7 साल का सबसे लंबा समय लगा था। देश में आज़ादी के बाद पहली बार जातीय जनगणना कराई जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को जातीय जनगणना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसे मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। देश में इसी साल के आखिरी में बिहार विधानसभा के चुनाव होना है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जातीय जनगणना कराने की मांग करते हैं। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि जातीय जनगणना की शुरुआत सितंबर में की जा सकती है। इसी बीच दोस्तों, पहलगाम हमले और जातिगत जनगणना को लेकर शुक्रवार को नई दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है। इसी बैठक में पार्टी जातिगत जनगणना और अन्य मुद्दों पर आगे की रणनीति तय कर सकती है। कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि केंद्र सरकार ने जनगणना में जातिगत सर्वे को शामिल करने की बात तो कह दी है, लेकिन इसकी कोई तारीख नहीं बताई है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी इस बैठक में 2 प्रस्ताव पास कर सकती है। पहले प्रस्ताव में पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन को शामिल किया जा सकता है। वहीं दूसरे प्रस्ताव में कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना के लिए फंड के आवंटन का की मांग कर सकती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि शुक्रवार को शाम 4 बजे कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होगी। सबसे बड़ा मुद्दा पहलगाम अटैक का है। जिन लोगों ने अपना को खोया है वो सरकार की तरफ से कठोर कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें जल्द न्याय मिलना चाहिए। रमेश ने कहा कि कांग्रेस संसद में 50% आरक्षण की सीमा को खत्म करने की मांग करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रही है और सरकार ने दबाव के बीच इसका ऐलान तो किया है, लेकिन सरकार को इसकी समय सीमा भी तय करनी चाहिए। इसके अलावा बजट का आवंटन भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कल ही कहा था कि हेडलाइन तो दे दिया, लेकिन डेडलाइन कहाँ है। जातिगत जनगणना को लेकर कैबिनेट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने कहा कि विकास की ओर पहला कदम तो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके बाद 50% रजिस्ट्रेशन की सीमा को ख़त्म करना होगा। इसके अलावा प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण की ज़रूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उनको क्या हो गया है, जो कहते थे कि देश में केवल 4 जातियाँ हैं और वो भी जातिगत जनगणना के पक्षधर हो गए हैं। हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन एक समय सीमा भी बताई जानी चाहिए। और जातिगत जनगणना को लेकर तेलंगाना ने उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपको बताना चाहूँगा कि सरकार ने कहा है कि अगली जनगणना के दौरान जातियों के भी गिनती की जाएगी। कांग्रेस, एसपी और अन्य कई विपक्षी दल लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया गया था। जानकार का कहना है कि मोदी सरकार का जातिगत जनगणना से इनकार करना और कांग्रेस पार्टी का इसे हाथों हाथ लेना ही रुख बदलने वाली वजह बन गई। इसका अलावा जेडीयू और एलजेपी, जो कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं, एलजेपी, उनका जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। वो भी जानकारों का कहना है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े 2027 के अंत तक आएंगे।